आज हमारे साथ स्टूडियो में है, आइए मिलकर स्वागत करते हैं मनीषा स्वामी जी का। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल कल्चर हैं एट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर आज बुलाने के लिए। और आज गुरु पूरब का, आज देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर दिवस है और उस मौके पर आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। Many congratulations ma'am on this post as the DDG. Well, what is your vision, if I ask? What are the visions and the goals that you have set in promoting India's culture on a global level? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे हम ICCR के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो था वो यही था कि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार करें और न केवल हम प्रचार प्रसार करें बल्कि जो हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान हैं उन बाकी देशों के साथ में उसके अंदर हम बढ़ोतरी करें। तो वो जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो केवल एक कल्चर तक सीमित नहीं है, वो हमारे एकेडमिक शैक्षणिक आदान प्रदान, हमारे बौद्धिक आदान प्रदान, उन सब तक उसका फैलाव हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के एज में अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर आप उसका ओरिजिन देखें तो जो हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जो कल्चरल डिप्लोमेसी करना चाहते हैं उसका जो बेस है वो हम यही करते आए हैं। ये तरीके दूसरे रहे हैं हमारे पास में, टूल्स दूसरे रहे हैं, माध्यम दूसरे रहे हैं। हम बात करें तो कल्चरल डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो आज से नहीं चली आ रही है। आपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी, एजुकेशनल डिप्लोमेसी की बात करी और ICCR कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन हम नेशन बिल्डिंग की बात करें या किसी भी देश की और बिल्डिंग या तरक्की की बात करें तो ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं? ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपके विकास की जो है उनके मूलभूत वैल्यूज़ जो आपकी हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी बहुत ही गाइडिंग फैक्टर होती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करें कि भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और भारत, लेकिन इसका अगर आप ओरिजिन देखें तो भारत के जो गणराज्य थे, जो जनपद थे, आज नहीं, जो मगध साम्राज्य से भी पहले थे, वहां से ये परंपरा शुरू हुई है। वैशाली की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे आज के मॉडर्न जो भी आउटलुक है, हमारी नींव, हमारी सभ्यता, संस्कृति, जो हमारे मूल्य हैं वो एक हमारे देश की आउटलुक को निर्धारित करते हैं। इसीलिए जब हम बात करें, अगर भारत बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, हमने G20 की जब हमने समिट करी और हमने वहाँ अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल कराया और हमने कहा कि विकास जो है वो सबके लिए होना चाहिए। हमने ग्लोबल साउथ जिसे हम बोलते हैं उसके लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी जो नींव है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है इस मोटिव से, जो हमारा मूल मंत्र है कि हम सारी दुनिया को हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अपना कुछ थोपें, हम चाहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो हम बात करते आए हैं, हार्मनी में रहें, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चलें। इसीलिए भारत जो है ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व एक तरीके से। ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, आपने हाल ही में लेक्चर भी एक डिलीवर किया ग्लोबल साउथ लीडरशिप पे, इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं कि क्या क्या टच पॉइंट्स रहे, क्या क्या मेन पॉइंट्स रहे इस लेक्चर के? थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए मैं आपको जरूर बताना चाहती हूं कि भारत ने एक वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करा था और उसके 3 एडिशंस अभी तक हो चुके हैं और उसमें यह निर्धारित किया गया था कि जो यंग डिप्लोमैट्स हैं ग्लोबल साउथ के, उनको भारत में बुलाया जाएगा एक्सपोजर के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो उसी में मैंने अपना जो है एक लेक्चर हमारे जो ट्रेनिंग अकेडमी है SSIFS वहां पे दिया था। और ये वो लोग हैं जो पहली बार भारत आए हैं, बिल्कुल फ्रेश रिक्रूट हैं उनके डिप्लोमेटिक सर्विस के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा मौका था कि उन्हें भारत के बारे में बताने का, ना केवल कला संस्कृति बल्कि वो जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम भारत में बेस्ट है उनको एक्सपोजर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। और इसके अलावा और भी उनके सेशंस किए गए, थिंक टैंक्स के साथ में उनका किया गया। तो एक कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस उनके लिए, और इमर्सिव एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, एक और परफॉर्मेंस हुई थी मोहिनी अट्टम की, जो केवल परफॉर्मेंस नहीं थी, इट वाज अ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसी किसी चीज़ का करना का क्या महत्व है? यही मैं कहना चाहती हूँ कि चूंकि ये लोग जो डिप्लोमेट्स हैं एंड दे विल बी फ्यूचर में दे विल बी लीडर्स ऑल्सो, सो वो पहली बार भारत आए हैं, उनको हमें भारतीय कला संस्कृति से हम चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, थोड़ा वो समझें, इसीलिए हमने मोहिनीअट्टम का किया था। और हम चाहते थे कि ना केवल एक परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस की तरह देखें, वो उनके बारे में बताया गया कि ये क्या कला है, इसका उद्भव कहाँ हुआ है, इसका क्या मतलब है। सिमिलरली अभी मैंने SSIFS ने एक और लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड से जो डिप्लोमेट्स आए उनके लिए भी ग्लोबल साउथ पे रखा था। तो हमने वहाँ पे कथक का परफॉर्मेंस किया और कथक में भी यही था कि एक परफॉर्म कर रहा है और एक बता रहा है, नरेट कर रहा है। ये बहुत खुशी होगी आपको कि लोगों ने वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे इतना एंजॉय किया उसको, एंड दे वर गोइंग टू लखनऊ। सो इसके बाद में वो लखनऊ जाने वाले थे क्योंकि उनका पूरा दिन जो था वो एक सांस्कृतिक समावेश का दिन रखा गया था उस दिन। तो पहले भारत ने ग्लोबल साउथ के बारे में बोला, फिर हमने कथक परफॉर्मेंस करी। आई थिंक वी ट्राई टू मेक इट, हम इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि एक आपका रियल सांस्कृतिक समावेश हो जाए और एक आदान प्रदान जो हम चाहते हैं वो हो पाए। तो इसी प्रकार से हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी विदेशी डेलीगेट्स आते हैं उन्हें हम भारतीय सभ्यता संस्कृति दिखाएं। और हम सिर्फ दिखाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो। इसीलिए ICCR जो है अपने फ्लैगशिप जो इवेंट्स करता है, जैसे कि अभी हमने कनॉट प्लेस में फोक फेस्टिवल किया, इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, जिसमें 10 देशों के लोग आर्टिस्ट जो आए थे, पोलैंड, माल्टा, बेलारूस, किर्गिज रिपब्लिक, मालदीव, श्रीलंका, उन्होंने वहाँ पे ओपन में सबके सामने परफॉर्म किया। और ना केवल उन्होंने दिल्ली में किया, हमने उनको Tier 2 सिटीज में भेजा। वो सूरत गए, अहमदाबाद गए, गोवा गए, देहरादून गए, चंडीगढ़ गए, ताकि उनका जो एक्सपोजर है वो केवल उसी एक ऑडियंस से नहीं हो। और उन्होंने भारतीय कलाकारों के साथ में परफॉर्म किया। तो हमारा जो मकसद ये है कि हम दूसरों की संस्कृति, दूसरों की सभ्यता संस्कृति के साथ में हमारे भी एक्सचेंजेस चलते रहने चाहिए, तभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो होता है वो बन सकता है। राइट, इंडिया इट्स अ वेरी रिच कल्चर एंड वेरी डाइवर्स। यहाँ पे भिन्न प्रकार के डांस फॉर्म्स हो, हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो या फिर पेंटिंग्स हो, साहित्य हो, तो इसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने में कुछ चैलेंजेस भी होंगे और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी जो आपको फेस करने को मिलते होंगे, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। अपॉर्चुनिटीज मैं कहूँगी कि ज़्यादा हैं। एक मेरे पूर्व अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने साउथ ईस्ट एशिया में भी सर्व किया है, मैंने लैटिन अमेरिका में भी सर्व किया है। भारत को लेकर, भारत के कल्चर को लेकर हर जगह आपको बड़ी पॉजिटिव रिसेप्शन है। ये हो सकता है कि उनका जो नॉलेज है, एक्सपोजर वो लिमिटेड हो, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसी नेगेटिविटी वो नहीं दिखाई दी है। एक उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा कि ब्राजील फेमस है कार्निवल के लिए। वहाँ का कार्निवल इज लाइक Rio de Janeiro, even Sao Paulo. In fact, every city of Brazil has some form of carnival, जो होता है फरवरी में। तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ब्लॉक ऑफ बॉलीवुड होता है। तो वहाँ की सड़कों पे लोग जो हैं वो कार्निवल में आते हैं, और वहाँ पे आपको मैं जानकर अचंबा होगा कि बहुत भारतीय नहीं रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो 2 से 3 हज़ार भारतीय जो मेरी संख्या है, जो मुझे पता है, रिकॉर्डेड इफ आई कैन से, तो वो है। लेकिन जो आप वहाँ ब्राजीलियंस को परफॉर्म करते देखेंगे भारतीय गानों पे और भारतीय लोक नृत्य पे, और पूरी की पूरी सड़क जहाँ से कार्निवल शुरू होता है और जो कार्निवल खत्म होता है, अपने आप में एक साइट है देखने के लिए। तो वहाँ पे ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ पे एक सदर्न ब्राजील में फ्लोरियानापोलिस करके एक जगह का नाम है। मैंने जितने वीगन कैफेज और जितने योगा स्टूडियोज वहाँ देखे, उतने मैंने शायद यहाँ दिल्ली में भी नहीं देखे होंगे। That's beautiful. Yes, and जब मैं गई वहाँ पे, मैं दिवाली के आसपास गई थी वहाँ पे, and they were singing रामायण। They were singing रामायण। This vegan cafe, कुछ भी उसमें, मतलब आप सोच सकते हैं कि शाकाहारी क्या छोड़िए, आप बिल्कुल ऐसा वीगन खाना होता है। और
वहाँ पे लोग गा रहे थे और राम की स्तुति कर रहे थे। क्या बात है। और सब ब्राजीलियंस हैं। अगर वहाँ भारतीय नहीं है लेकिन हमारा कल्चर वहाँ पहुंचा है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, जैसे ही जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो हर जगह जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं होती है वहाँ भी आप देखोगे कि भारतीय जो कला और संस्कृति है वो वहाँ पे अपनी पहचान बनाई हुई है। मनीषा जी, इसी कला संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए इसको फाइनेंशियली वायबल, कलाकार के लिए फाइनेंशियली वायबल बनाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कलाकारों की बात करें तो क्या कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है जो आईसीसीआर देता है इन कलाकारों को? सो आईसीसीआर भारतीय कलाकारों की अगर हम बात करें तो हमारे पास में इम्पैनलमेंट एक है जिसमें हमारे पास में 5000 से ऊपर कलाकार हर विधा के हैं। न केवल डांस हम बोलेंगे, विजुअल आर्ट भी है हमारे पास में, हमारे पास क्लासिकल, सिंगिंग, वोकल, हमारे पास थिएटर के भी हैं, पपेट्री ग्रुप्स भी हैं। तो हम उनको क्या करते हैं कि हमारे जो भी एम्बेसीज हैं और कॉन्सुलेट्स हैं जो कि 190 देशों में हैं कम से कम, वहाँ पे जो भी बड़े फेस्टिवल होते हैं या वहाँ पे और ओकेजन है, कहीं दिवाली मनाई जाती है, कहीं नवरात्रि मनाई जाती है, कहीं दशहरा मनाया जाता है, तो वहाँ पे हम उन इम्पैनल आर्टिस्ट को परफॉर्म करवाने के लिए भेजते हैं। और उसमें जो भी जाने का खर्चा वगैरह है, परफॉर्मेंस फीस वगैरह, वो आईसीसीआर देता है। और इस तरीके से हमारा कोशिश यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को बाहर भेज सकें, आर्टिस्ट को भेज सकें। और एक जो हमने नवाचार किया है वो ये है कि हम केवल एक देश में अब कोशिश ये करते हैं कि अगर मान लीजिए वो ग्रीस जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नेबरिंग जो कंट्रीज हैं जैसे यूरोप में, उनको वहां पर भी परफॉर्मेंस करें वो, ताकि कलाकार को अपनी कला दिखाने का मौका ज्यादा से ज्यादा जगह पर मिले और वहां के ऑडियंस को भी फायदा मिला कि ग्रीस में भी आए तो साइप्रस में भी दिखाए। तो अभी हमने एक ओडिसी ट्रूप भेजा था सुजाता महापात्रा जी का ग्रीस में, तो उन्होंने साइप्रस में भी परफॉर्म किया। अभी राजस्थानी ग्रुप गया जो ट्यूनीशिया गया, फिर वो माल्टा भी गया। तो इसी प्रकार से हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे कलाकारों को चाहे डोमेस्टिक स्तर पर जहाँ फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर भी मौका देते हैं और बाहर जो है वो हम जरूर मौका देने का प्रयास करते हैं। कैसे है, किस तरह आप स्कॉलरशिप्स के लिए इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं? सो स्कॉलरशिप्स जो प्रोग्राम है वो हमारा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो इम्पैनलमेंट है वो भारतीय कलाकारों के लिए है। और भारतीय कलाकार और जो विदेशों में बसे हुए कुछ भारतीय कलाकार हैं वो भी इम्पैनल्ड हैं हमारे। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो हमारी एम्बेसीज हैं उनके थ्रू हम एक ईयरली प्लान ऑफ एक्शन मंगवाते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज। उनको पता है कि वहां पे अभी फॉर एग्जांपल स्पेन में ग्रेनाडा फेस्टिवल होना है, तो वो हमें अपनी रिक्वेस्ट एक साल में पहले ही भेज देते हैं। हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे वो अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर हम उसको मैच मेकिंग जैसे करते हैं। हम जो भी आर्टिस्ट उस समय अवेलेबल होता है उस विधा का, क्योंकि हम प्योरली उनकी रिक्वेस्ट पे जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे जानते हैं लोकल सर्कमस्टांसेस क्या है, वो कहाँ पे क्या डिमांड है। जैसे कि अभी हमारे जो गिरमिटिया कंट्रीज हैं वहाँ पे अभी हमने भेजा था, बिहार से एक ग्रुप भेजा था, सीता एग्जीबिशन भेजी। तो लोकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम अपनी जो इन्वेंटरी है उसमें से आर्टिस्ट को प्रपोज करते हैं और वो उस प्रकार से जाते हैं। या फिर कोई जैसे अभी थाईलैंड में मास्क फेस्टिवल हुआ तो हमने पुरुलिया छाऊ से भेजा। तो वी ट्राई कि इवन जो अनसंग जगह हैं यू नो वहाँ से भी हम भेजें। और हमारा कोई वो ना केवल थाईलैंड में गए, वो नेबरिंग कंट्री आई थिंक म्यांमार में भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो हमारा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे कलाकारों को स्कोप दे पाएँ और जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से। रही बात स्कॉलरशिप्स की, स्कॉलरशिप जो कि एक अलग प्रोग्राम है आईसीसीआर का, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दूसरा पिलर है शैक्षणिक आदान प्रदान, एकेडमिक एक्सचेंजेस। उसमें 1989 से आईसीसीआर स्कॉलरशिप देता आया है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को। पिछले साल 3737 स्कॉलरशिप दिया है और 180 देशों के स्टूडेंट्स को। मोस्टली उसमें डेवलपिंग और ग्लोबल साउथ के लोग ज्यादा हैं। और आईसीसीआर का स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, इसमें हमारी 21 स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें कुछ सिर्फ अफ्रीका के लिए है। इसे कहा जाता है अफ्रीका मैत्री स्कॉलरशिप, जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
कुछ हमारी हैं जैसे बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक है, सुबर्णो जयंती फॉर बांग्लादेश स्पेसिफिक वन। देन वी हैव ग्लोबल स्कॉलरशिप जिसमें कोई कभी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। संगीत के लिए, म्यूजिक और डांस के लिए वी हैव अ स्पेशल स्कॉलरशिप। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो वडोदरा में डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सयाजीराव यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम आयुष जो है, आयुष मंत्रालय में भी योगा, आयुर्वेदा, all homeopath, courses. everything we give scholarship। तो we have students हमारे जो बाहर से पढ़ रहे हैं। इवन ब्राजील से 5 स्टूडेंट्स तो NIA जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में डिग्री कोर्स कर रहे हैं। और ये आपको जानकर ये होगा कि हम सब कुछ उसका इट्स फुल्ली पेड। उनके ट्यूशन फी, उनका आना जाना, एयर फेयर, उनको स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा उनको HRA मिलता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो उनका पूरा एक तरीके से जितना शैक्षणिक यहाँ पर उनका प्रवास है उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो हमें न केवल यहाँ पे एक अपनी डिग्री अर्जित करके जाएं, वो हमारा एक ब्रिज है। यू नो, दे आर अवर गुडविल एम्बेसडर्स। और वो हमारे एम्बेसडर हैं उस देश की बायलैटरल रिलेशंस को सुदृढ़ करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए। भारत में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पैनल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। जी। तो उन फेस्टिवल्स के बारे में भी हमें बताएं, और आने वाले दिनों में भी कोई फेस्टिवल्स है जो हम देख पाएंगे? बिल्कुल। सो अभी जैसे कि पहला भारत ने अभी भारत मंडपम में एक फर्स्ट बिम्स्टेक फेस्टिवल किया था ऑन ट्रेडिशनल म्यूजिक, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया था अप्रैल में बैंकॉक समिट में कि भारत पहला ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल बिम्स्टेक कंट्रीज का करेगा। और हमने बहुत जल्दी अगस्त में उसको किया भारत मंडपम में। और आप मानेंगे नहीं, हमने सोचा था कि म्यूजिक है, यू नो, डांस के लिए सभी आते हैं, पर म्यूजिक, वो भी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, बट द हॉल वाज ओवरफ्लोइंग। तो सो इस वहाँ पे हमने अपने भारतीय कलाकारों को भी मौका दिया, क्योंकि भारत भी एक बिम्स्टेक कंट्री है। तो उसमें 49 आर्टिस्ट थे 7 कंट्रीज के। इसी प्रकार से फोक फेस्टिवल में हमने इंडियन आर्टिस्ट थे, उसको परफॉर्म किया उन्होंने। अभी हम नेक्स्ट जो आ रहा है जनवरी में इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, उसमें हम बहुत सारी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन भारतीय कलाकार भी जरूर उसमें अपना पार्ट करेंगे। उसके बाद वी आर ट्राइंग टू डू इंटरनेशनल जैज फेस्टिवल, जो कि दिल्ली में 2019 के बाद में हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोविड आ गया। तो उसके बाद में सो आर एम इज टू जैज फेस्टिवल। और हमारा एक और प्रयास है, हम चाहते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स ओपन में जाएं, लोगों को एक्सेसिबल हो, आम जनता उसको देखे, बिना टिकट के, बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो स्ट्रिंजेंट होते हैं, बिना किसी संकोच के बच्चे भी आके देखें, बड़े भी आकर देखें। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम ओपन जगहों पे जाएं। इसीलिए हमने जो फोक फेस्टिवल किया वो हमने कनॉट प्लेस CP सेंट्रल पार्क में किया। और ये था कि कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी वॉकआउट कर सकता है, तो ताकि कला आपके द्वारा है। जाते जाते मनीषा जी एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो मैसेज है जो आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे, युवा को देना चाहेंगे, जो कला और संस्कृति को अपने लेवल पे, अपने स्तर पे प्रमोट कर रहे हैं? भारत जो है वो बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है, और आई थिंक हमें उसको संवर्धित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। कोई बाहर से आके बताए उससे पहले हमें अपने रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि हमें कहा गया है, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि जो प्रोग्रेस है वो उसके साथ में, जैसे विकास तो हो रहा है, विरासत हमारी साथ चलनी चाहिए। तो हम जो अपना विकास है वो एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और प्रोग्रेस विकास जरूर कर पाएंगे। जी, तो विकास हो लेकिन विरासत को साथ लेते हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।